नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। अलंकार आप सभी जानते हैं, आपने अभी तक सब पढ़ा है अलंकार के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ बहुत ही आसान शब्दों में और आप समझेंगे। देखिए कि वास्तव में अलंकार क्या होता है। देखिए अलंकार का अर्थ क्या हुआ, मतलब आभूषण। आभूषण कौन से? जो हम पहनते हैं, गहने। तो आप सभी जानते हैं कि हम गहने क्यों पहनते हैं? क्यों पहनते हैं? सुंदर दिखने के लिए। ठीक है। तो जिस प्रकार से आभूषण हमारे सौंदर्य को और भी बढ़ा देते हैं, है ना। आभूषण हमारे सौंदर्य को और भी बढ़ा देते हैं। तो आभूषण किसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं? शरीर के सौंदर्य को। ठीक है। और अलंकार किसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं? कविता के सौंदर्य को, काव्य के सौंदर्य को, पद्य के को सौंदर्य को। ठीक है। अब हम काव्य, कविता और पद्य, मैंने 3 नाम लिए आपके पास, काव्य, कविता और पद्य, है ना। ये सभी आप जानते हैं और आप खासकर जो जानते हैं वो जानते हैं गद्य और पद्य। तो मैं छोटी सी बात से आपसे चर्चा करना शुरू करूंगी। गद्य और पद्य, गद्य क्या है और पद्य क्या है? तो गद्य किसे कहेंगे? ऐसी रचना जिसको जैसा हमें समझ आ रहा है उसी तरीके से हम आसान भाषा में लिख दें। ठीक है। जिसमें लय ना हो, गति ना हो, यति ना हो, ठीक है, मात्रा आदि का कोई बंधन ना हो, वो तो क्या हो गई? गद्य रचना। जो क्या होती है? एकदम सभी बंधनों से मुक्त होती है, जो स्वतंत्र होती है, उसे क्या कहते हैं? गद्य। और पद्य क्या होता है? तो पद्य होता है काव्य, कविता। ठीक है। काव्य या कविता। अब कविता में और गद्य में क्या अंतर है, आपको ऐसे समझना होगा। अगर आप पद्य शब्द का अर्थ ना बता पाए तो आप कविता में और गद्य में क्या अंतर है इसको तो आसानी से बता सकते हो। कैसे? जैसे गद्य को हम गा करके नहीं पढ़ सकते, गद्य पढ़ते हुए हमें संगीत का अनुभव नहीं होता, है ना। लेकिन जो कविताएं होती हैं वो कैसी होती हैं? लयबद्ध होती हैं, संगीतमय होती हैं। ठीक है। गति, यति, मात्रा आदि के उसमें बंधन होते हैं। समझ आ गया? तो पद्य क्या हो गया? अब हम पद्य को समझेंगे। तो पद्य क्या हो गया? जिसमें गति, यति, मात्रा, लय, वर्ण आदि का नियम होता है। और जहां पर नियम है तो नियम ही क्या है? बंधन। भाई नियम ही तो बांधते हैं हमें। ठीक है। तो जहां पर नियम है तो जो बंधी हुई है, जो नियमों से बंधी हुई रचना है, वो क्या हो गई? कविता हो गई, वो पद्य हो गया। ठीक है। नियमों से बंधी हुई रचना क्या हो गई? कविता या पद्य हो गया। आ गया समझ में? तो पहले तो हमने ये जाना कि कविता क्या है, कि पद्य क्या है और गद्य क्या है। तो आपकी समझ में आ गया होगा आई थिंक। क्या? कि जिसमें ऐसी रचना जिसमें गति, यति, मात्रा, यति किसको कहते हैं? ठहराव। गति किसको कहते हैं? उसको पढ़ने का जो ढंग होता है, किस गति से उसको पढ़ा जाएगा, किस चाल से वो चलेगी, वो गति होती है। यति कहते हैं ठहराव। ठहराव मतलब विराम। आप लोग विराम चिन्ह पढ़ते हो ना, तो कहीं पर अल्प विराम है, अर्ध विराम है, पूर्ण विराम है ना, प्रश्नवाचक है। तो ये सारी चीजें जहां पर होती हैं वो क्या है? कविता। इन सब का जिसमें ध्यान रखा जाता है। ठीक है। मात्रा और वर्ण ये क्या है? तो इसको भी हम देखेंगे कि जो स्वर होते हैं वो मात्राएं होती हैं और जो व्यंजन होते हैं वो वर्ण होते हैं। तो उनका भी कुछ नियम होता है। तो आपको ये चीज समझ में आई कि पद्य क्या है? कविता है। और कविता का श्रृंगार कैसे किया जाए, कविता को कैसे सजाया जाए, अलंकार कविता को कैसे सजाते हैं, वही बात यहाँ पर समझनी है। ऐसा नहीं है कि गद्य में अलंकार नहीं होते, गद्य में भी होते हैं। ठीक है। उसमें भी बात को सुंदर ढंग से कहा जाता है। ठीक है। तो वो शब्द शक्ति कहलाती है। बात को कहने का जो ढंग होता है ना गद्य में,
होते तो वो सजा करके कहने की बात है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, गद्य में शब्द शक्ति कहते हैं, शब्दों की शक्ति। अब देखो अलंकार। अलंकार क्या हो गए? मैंने अभी अभी आपको बताया कि आभूषण शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं और अलंकार कविता की शोभा को बढ़ाते हैं। अब आप कहेंगे मैम कविता की शोभा कैसे बढ़ेगी, कविता कोई कहने थोड़ी ना पहनेगी। तो कविता की शोभा किससे बढ़ती है भाई? कविता कैसे बनती है? वर्णों से, शब्दों से, ठीक है। तो कवि जब ऐसे शब्दों का कलाकारी वहां पर दिखाए जिससे वो कविता कुछ स्पेशल बन जाए, फैंसी बन जाए। अब कहोगे मैम कैसी कैसी बातें करते हो आप? तो कैसी कैसी बातें करते हैं तो सुनिए अब मेरी बात को। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई भी कलाकार होता है तो कविता लिखने वाला कौन हो गया? कवि, ठीक है। उसको किस में आनंद आता है? कविता लिखने में। वो उसकी एक कला हो गई ना, कवि की कला हो गई एक, ये उसकी कला है, ठीक है। जैसे मेहंदी बनाना एक कला है ना। जैसे वस्त्र सिलना एक कला है, या ड्रेस डिजाइनिंग जिसको आप कहते हो, ठीक है, ये भी एक कला है ना। जैसे मकान बनाना सुंदर सुंदर अलग अलग डिजाइन के, ये भी एक कला है। खाना बनाना भी एक कला है ना। एक तो खाना बनाएं क्या कि आपको सुबह दोनों समय आपको रोजाना रोटी सब्जी रोटी सब्जी रोटी सब्जी बना करके दे तो आपको मजा नहीं आएगा। आप कहने लग जाओगे मम्मा आप क्या रोज रोज रोटी सब्जी बना करके देते हो, है ना। फिर आप बताओगे देखो उसकी मम्मा तो आज उसकी मम्मा ने ये बनाया, आज उसकी मम्मा ने ये बनाया, ठीक है। तो अब बताओ वही चीज खाना ही बनाना है, लेकिन जब उसको एक कलाकारी के साथ बना दिया जाए, जैसे कि एक बच्चे की मम्मी के पास भी लौकी है और उसको बनाना है खाना, उसने तो सिंपल खाना बना दिया, क्या लौकी की सब्जी बना दी और रोटी बना दी। एक बच्चे की मम्मी के पास भी लौकी है, दोनों ने साथ में लौकी ली। अब वो क्या करेगी? उसने क्या किया, या तो वो उस लौकी के पराठे बनाएगी, बच्चा बहुत मजे से खाएगा, ठीक है। या फिर उसने उस लौकी के कोफ्ते बना दिए, लौकी के गट्टे बना दिए, तो बहुत सारे ऑप्शन उनके पास होते हैं। लौकी का हलवा बना दिया, तो कई सारे ऑप्शन। वो अब वो क्या हो गई, उसकी कलाकारी हो गई, उसने उसको एक नए तरीके से खाने को बनाया, उसको उस स्वादिष्ट बनाते हुए बनाया, तो वो उसकी कला हो गई। जैसे कि मान लीजिए आप ड्रेस पहनते हो, मान लो आपके कपड़े, आपका कुर्ता, आपका सूट, आपकी डिजाइन सिर्फ एक जैसी होती, सिर्फ स्कूल में जो आप कुर्ता सलवार पहनते हो सिर्फ वैसी ही ड्रेस होती और टेलर वैसी ही ड्रेस सिलता रोजाना, तो तुम्हें कैसा लगता? सारे टेलर अगर वैसी ही ड्रेस सिलते तो तुम्हें कैसा लगता? बहुत बुरा लगता ना। तो उसने क्या किया, जैसे कि आप जब टेलर के पास जाते हैं या फिर आप ड्रेस खरीदने जाते हैं तब आप वहां पर क्या देखते हैं, उसकी कलाकारी देखते हैं कि वो कैसे सुंदर डिजाइन से, कैसे सुंदर ढंग से उसने उस ड्रेस को बनाया हुआ है। तो वैसे ही कवि जब वर्ण और शब्दों का प्रयोग तो तुम भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, मैं भी कविता लिखती हूँ, तुम भी कविता लिखते हो या लिखना चाहते हो, ठीक है। लेकिन उसमें वैसा निखार नहीं आएगा, आप जानते हो ना ये बात। आपको ऐसा, आपको अभी भी डर भी लगता है। मैं कितनी बार आपको कह चुकी बेटा कुछ लिखा करो, जिसने कुछ लिखा हो मेरे को सुनाया करो, बताया करो, लेकिन आप लोग नहीं बताते हो। चलो कोई बात नहीं। लेकिन आपको डर क्यों लगता है? क्योंकि आपको लगता है पता नहीं आप क्या लिख दोगे, है ना। क्योंकि आपको पता नहीं है कि कहाँ पर कौन से शब्द को काम में लिया जाए, ये चीज आपको पता नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बात जब पता नहीं है तो आप उसको सुंदर कैसे बनाएंगे? जैसे कि अगर आपको खाना बनाना ही नहीं आएगा तो आप सुंदर अच्छा खाना और भी नए नए तरीके से उसको नए नए अंदाज में आप कैसे बनाएंगे? तो वैसे ही ये काम किसका है? कवि का। तो कवि कविता लेखन में अपनी कलाकारी दिखाता है, ठीक है। वो शब्दों का ऐसा नाच नचाता है, शब्दों का ऐसा खेल खेलता है, ऐसे चमत्कारिक ढंग से और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि कविता बहुत ही सुंदर बन पड़ती है। उसका अर्थ भी बड़ा ही विचित्र तरीके से निकल करके, बड़े सुंदर ढंग से निकल करके हमारे सामने आता है, ठीक है। तो कविता कैसी हो जाती है? मजेदार हो जाती है, सुंदर हो जाती है, पढ़ने में मजा आता है। जैसे आप पढ़ते हो, कई बार कोई कोई कविता आपको बहुत अच्छी लगती है, आप उसको बार बार पढ़ते हो,
कोई कविता आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, आप उसको नहीं पढ़ते हो। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि उसमें जो शब्द और वर्णों को अलंकारिक ढंग से कितना, जैसे कोई गहना आपको अच्छा लगा, कोई नहीं लगा, किसी का डिजाइन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो इसी प्रकार से। तो कुल मिला के आपको ये बात समझ में आई कि कविता की शोभा को अलंकार कैसे बढ़ाते हैं। आगे बात समझ में? बस तो यही बात है, इसी बात को समझना है हमें कि अलंकार किसे कहेंगे? जो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, कविता की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अलंकार। आगे समझ में? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अलंकार के हमने कितने भेद कर दिए? 3 भेद कर दिए। वैसे तो अलंकार के मुख्य रूप से 2 ही भेद हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। ओके, अब इन दोनों को मिलाकर के मिक्स वेजिटेबल बना दी तो क्या बन गया? उभयालंकार। जहां पर ये दोनों अलंकार होते हैं ना, वहीं पर उभय अलंकार होता है। बाकी उभय अलंकार का अपना कोई पहचान या अपनी कोई अस्तित्व नहीं है। जहां पर ये दोनों अलंकार आ जाएं कि अर्थ में भी अलंकार निहित हो, शब्द में भी अलंकार निहित हो, तो हम उसको शब्दार्थ अलंकार ना कह करके क्या कह देते हैं? उभय अलंकार कह देते हैं। वैसे अलंकार होते 2 ही प्रकार के हैं, शब्द अलंकार और अर्था अलंकार। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैम शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है। तो भाई जहां पर शब्द में अलंकार निहित हो, किसमें? आपने परिभाषा में देखा होगा, जहां पर शब्द में अलंकार निहित होता है और पर्यायवाची रखने पर, उस शब्द का अगर पर्यायवाची रख देते हैं तो उसका अलंकार मतलब उसका सौंदर्य, उसका चमत्कार समाप्त हो जाता है। पर्यायवाची रखने पर अलंकार क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। जबकि अर्थालंकार में क्या होता है? शब्दों में नहीं होता अलंकार, किस में होता है? उस पंक्ति से निकलने वाले अर्थ में अलंकार निहित होता है। तो चाहे हम वहां पर उसके पर्यायवाची भी रख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? ठीक है, तो शब्दालंकार में शब्द में अलंकार होता है, अर्थालंकार में अर्थ में अलंकार होता है। अब बारी आती है मैम हम कैसे समझेंगे? तो कैसे समझेंगे, इसको हम कैसे समझेंगे, उसका एक उदाहरण जो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आता है, और वो उदाहरण क्या है? वो उदाहरण आप सभी बच्चों को आता है, वो क्या क्या है? यमक वाला उदाहरण। कौन सा? कनक कनकते सोगुनी, कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकार, वह खाए बोराए जग। ये बार बार माइक ऑन क्यों कर रहे हो भाविका, गीता? पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं बीच में। कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकार। कनक और कनक एक ही जैसे शब्द रिपीट हुए हैं, बार बार आए हैं, मगर इसका अर्थ अलग अलग है। ठीक है, कनक यानी स्वर्ण, सोना, और कनक यानी धतूरा। ओके, कनक यानी सोना और कनक यानी धतूरा। यानी कवि ने अपने बुद्धि कौशल से, अपने शब्दों के भंडार में से उसने ऐसे शब्द चुने कि शब्द तो वही लेकिन अर्थ अलग अलग है। तो जहां पर शब्द वही हो, शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ अलग हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। ये अलंकार जैसे सर पे पहना टीका है, नाक में पहना नथनी है, गले में पहना हार है, कान में पहना कुंडल है, तो वैसे ही। आगे समझ में?
जैसे आभूषण के भी तो अलग अलग नाम होते हैं ना, तो उसी प्रकार से अलग अलग तरह के अलंकार होते हैं। आया समझ में? तो अलग अलग तरह के, अब ये समझने की बजाय कि इसमें कौन सा अलंकार है, ये तो आपको पता ही है और हम समझ भी लेंगे आगे, लेकिन फिलहाल जो आपको समझना है वो क्या समझना है कि शब्द में अलंकार कैसे होता है और अर्थ में अलंकार कैसे होता है। ठीक है, तो कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय व खाए बोराए जग, व पाए बोराए। अब इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ देखिए, ये क्या कह रहा है, कहने का अर्थ ये है कि सोने में धतूरे से 100 गुनी अधिक मादकता होती है, अधिक नशा होता है। क्यों? क्योंकि धतूरे को तो खाने से लोग पागल होते हैं, लेकिन सोने को तो लोग पाते ही पागल हो जाते हैं। आए समझ में? तो अब देखिए कि मैम इसमें अलंकार क्या हुआ, क्या सब चीजें हैं। अब देखो, मैं अगर ये कहूं कि अगर यहाँ पर ये दोनों रख दिए जाएं, कनक को हटा दिया जाए, कनक कनक को हटा दिया जाए, ये दोनों शब्द रख दिए जाएं, तो इसमें कोई अलंकार नहीं है। क्योंकि अलंकार क्यों था? क्योंकि कनक और कनक एक ही शब्द 2 बार आया था और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग था, इसलिए उसमें अलंकार था। बाकी अर्थ तो वो यही रहेगा, कवि जो कहना चाहता है हम बात भी समझ जाएंगे, लेकिन कविता में जो सुंदरता आई थी, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय वह खाए बोराए जग और वह पाए बोराए, ये वाली चीज जो है, ये चीज जो है उसको सुंदर बनाती है कविता को, और यही अलंकार है। आगे समझ में? तो अब देखिए, आपने अभी तक अलंकार पढ़े भी हैं और आपको पता भी है कि जहां पर एक शब्द की आवृत्ति होती है और दोनों बार उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। तो ये यमक तभी होगा जब शब्दों की आवृत्ति होगी और अर्थ भिन्न होगा, नहीं तो बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, अलंकार समाप्त हो जाएगा। आगे समझ में? अलंकार क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया कि शब्द में अलंकार, ये तो शब्द अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार है? शब्द अलंकार। मतलब अलंकार का कौन सा भेद है ये, तो कौन सा भेद है? शब्द अलंकार है, यानी शब्द में अलंकार है। अभी अगर मैं आपको कहूं कि मुख चंद्र सम, तो सम यानी समानता बताई गई है, तो समानता किसमें बताई जाती है? उपमा अलंकार में। तो ये जो उपमा अलंकार है, ये शब्द अलंकार नहीं है, कैसा अलंकार है? अर्थ अलंकार है। ठीक है, तो जहां पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। यानी कि अब देखो, मैंने आपसे कहा था कि अगर इसमें क्या बदल दिया जाए, अगर पर्यायवाची रख दिया जाए तो उसमें अलंकार समाप्त नहीं होता। अगर मैं चंद्र का पर्यायवाची शशि कर दूं और ऐसे लिख दूं कि मुख शशिसम, तो भी इसमें उपमा अलंकार है, अलंकार नहीं बदलेगा। यानी कि जब अर्थ अलंकार होता है तो उसमें अर्थ में अलंकार निहित होता है, और शब्द अलंकार जो होता है उसके अंदर शब्द में अलंकार निहित होता है। अगर शब्द अलंकार में से शब्दों को हटा दिया जाए, जो शब्द प्रयुक्त हैं जिनकी वजह से अलंकार है, अगर उन शब्दों को हटा दिया जाए और उन शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाएं, तो अलंकार समाप्त हो जाए। अर्थ तो वही बना रहेगा, लेकिन उसका अलंकार समाप्त हो जाएगा। अंडरस्टैंड? लेकिन जो अर्थ अलंकार होता है उसमें क्या होता है? अर्थ में अलंकार निहित होता है, इसलिए शब्दों में उसका, शब्दों से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रयुक्त शब्दों में से यदि पर्यायवाची रख दिया जाए तो भी अलंकार बना रहता है। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि मुख चंद्र सम, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अगर यहाँ पर मैं चंद्रमा का पर्यायवाची शशि रख देती हूँ और इसको ऐसे बना देती हूँ मुख शशि सम, तब भी अलंकार है, क्योंकि अलंकार उसकी तुलना की गई है, इस वजह से अलंकार है। आगे समझ में? तुलना करने के कारण अलंकार है और वो अर्था
अलंकार है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में।